बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ जो डिस्कशंस हो रहे हैं, तो स्पेसिफिकली what we are seeing कि a lot of investors are coming to us for investment advisory, then discussions, financial planning के discussions पे, investments पे, सारी चीजें। और स्पेसिफिकली हमने एक चीज देखा है कि इसमें वो इन्वेस्टर्स बहुत नजर आ रहे हैं हमें कि जो जिनके पास या तो RSUs है या फिर ESOPs है या ESPP के तौर पे उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की है, एंड अब थोड़ा सा वो डाइसी सिचुएशन आ रहा है कि क्या करना है, बिकॉज अमाउंट्स बहुत बड़े, मतलब व्हेन वी आर हैविंग डिस्कशंस, तो अगर किसी के पास 100 रुपीज का नेटवर्थ है तो अराउंड 70 से 80 से 90 रुपए तक आउट ऑफ दैट, मतलब 70 to 90% ऑफ द नेटवर्थ दे आर हैविंग इन वन पर्टिकुलर स्टॉक, और वहां पे उस पर्टिकुलर चीज पे क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है। एंड बहुत बार मतलब एक आजकल एक अलग थोड़ा सा एक बायसनेस नजर आ रहा है कि जिस तरीके से लास्ट डिकेड में ये फॉरेन स्टॉक्स ने, और स्पेसिफिकली स्टॉक्स विच आर इन वो जो टॉप 7 स्टॉक्स है नैस्डैक के, जैसे कि एप्पल हुआ या माइक्रोसॉफ्ट हुआ या फिर मेटा हुआ या फिर एनवीडिया हुआ, तो ये जो स्टॉक्स है तो इनके एलोकेशंस बहुत ज्यादा है इन्वेस्टर्स के पास, और वहां पे उनको जो रिटर्न्स आए उनको लग रहा है कि यहां से आगे भी ऐसी ही चीजें आएंगी, बट कहीं ना कहीं वो एक फियर फैक्टर आ रहा है कि एक जगह पे बहुत सारा कंसंट्रेशन अगर हो जाता है, सो देन हैंडलिंग दैट पर्टिकुलर वोलेटिलिटी इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, स्पेसिफिकली व्हेन द केसेस आर विद एनवीडिया, जहां पे इतनी बड़ी कंपनी, $3 ट्रिलियन से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का है, बट अगर डेली मूवमेंट आप देखोगे 3-4% की वोलेटिलिटी है स्टॉक में। कैन यू इमेजिन? मतलब जस्ट इमेजिन करो कि किसी के पास 8-10 करोड़ रुपए का एनवीडिया है और दिन में 30-40 लाख का वोलेटिलिटी हो रहा है नेटवर्थ में। सो आई थिंक ये, और दैट टू यंगस्टर्स, मतलब ऐसा नहीं कि 50+, 60+ काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स है, दीज इन्वेस्टर्स आर 30-35 ईयर्स, 40 ईयर्स के बीच में ये सारे इन्वेस्टर्स, और वहां पे इतने बड़े कॉर्पस पे वोलेटिलिटी कहीं ना कहीं पे कॉन्शियस उनको कर रही है। और देन देयर आर अदर कंपनीज आल्सो, जैसे कि एप्पल की अगर हम बात करते हैं, या सिस्को के भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स वी आर गेटिंग, मींस उनके साथ सेशंस हो रहे हैं हमारे, तो वहां पे आई थिंक एक चीज है कि कुछ कुछ कंपनीज आर हैव बिकम क्वाइट मैच्योर कंपनीज, तो वहां पे पोस्ट कोविड जो चीजें हुई है अगर आप उसको जनरलाइज करने की कोशिश करोगे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क जो है वो रिसेंसी बायस का हम यहाँ पे ले रहे कि भाई ये अभी ऐसा ही हुआ है तो ये ऐसा ही होता रहेगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। याद रखिएगा इक्विटी इन्वेस्टिंग में रीसेंसी बायस ये बहुत खतरनाक निगेटिव इंपैक्ट आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे रिस्क एंगल से मतलब थोड़ा सा इंपैक्ट बहुत ज्यादा कर सकता है। तो इसीलिए सजेशन वुड बी कि अगर आपके पास एक डिस्प्रोपोर्शनेट हाई एलोकेशन इन वन पर्टिकुलर स्टॉक है, और अगर अब आप उस पे ही बैंक करके सारी चीजें कर रहे हो, तो रिस्क मैनेजमेंट के एंगल से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड रिस्क थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है वहां पे। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसके लिए? सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप आपके सारे फाइनेंशियल गोल को क्वांटिफाई करो इन्फ्लेशन के नंबर्स के साथ, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स के साथ, ये सारे कैलकुलेशंस हो जानी चाहिए, और इस एक कंसंट्रेशन को आपने डाइवर्सिफिकेशन में कन्वर्ट करना चाहिए, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड्स डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ योर फाइनेंशियल गोल, आपने वहां पे डिसाइड करना चाहिए कि भाई इसमें एलोकेशन क्या लेना चाहिए। सो वी हैव डन दैट फॉर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। इनर्शिया आता है स्पेसिफिकली बिकॉज जो रैलीज उन्होंने देखे हुए हैं, जो मतलब ओवरऑल नेटवर्क की ग्रोथ देखी है, तो ऑब्वियसली ह्यूमन माइंड है वो हमेशा ऐसा ही लगेगा कि भाई यहाँ से ही बस ऐसा ही चलता रहेगा और ये कुछ चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा स्पेसिफिकली कंपनीज लाइक एप्पल हो, एनवीडिया हो, 3-3.5-3.5 ट्रिलियन के वैल्यूएशन मार्केट कैपिटलाइजेशन में वो कंपनीज है। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग जैसे लास्ट 5-7 सालों में हुआ वैसे ही ये आगे वैसे ही चलती रहेगी, तो आई थिंक उतनी तो दुनिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है जितना आप उनको प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ पे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। सो ऐसा नहीं कि वो सारी चीजें वो अकेली ही कंपनी करने वाली है, तो याद रखिएगा। सो कंसंट्रेशन रिस्क, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है व्हेन यू आर हैविंग डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई एलोकेशन इन वन पर्टिकुलर स्टॉक। सी एक प्रमोटर का एलोकेशन वैसे होना और एक सिंपल रिटेल इन्वेस्टर का एलोकेशन वैसे होना में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, याद रखिएगा इस चीज को। सो बिल्कुल
उस तरीके से कंफ्यूज मत कीजिएगा चीजों को. दैट इज नॉट अ राइट थिंग टू डू. लॉट ऑफ पीपल विल एग्री, लॉट ऑफ पीपल विल नॉट एग्री. बिलीव मी, जिनके पास बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई एलोकेशन इन वन पर्टिकुलर स्टॉक है, we are getting responses from them and they are agreeing to that ki this is has become very problematic for me to handle these emotions. ये volatility हम handle नहीं कर पा रहे and it is bothering. सो कभी कभी तो ये भी बातें वो बोल रहे कि इससे अच्छा तो नहीं होता वो अच्छा हो, मतलब उस वक्त पे या फिर वो वैल्यूएशन जब कम थे तो दैट टाइम वी वर क्वाइट कंफर्टेबल, बट नाउ हैंडलिंग दीज थिंग्स एट दीज सिचुएशंस और एट दीज वैल्यूएशंस, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो रहा है. और इसीलिए फाइनेंशियल गोल्स को कवर करने के बाद आपको वो एलोकेशन रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आपके ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग की मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको उसमें रखनी है, देयर इज नो प्रॉब्लम. रिमेनिंग कॉर्पस अपार्ट फ्रॉम योर फाइनेंशियल गोल्स, वेल्थ क्रिएशन के लिए उस पर्टिकुलर कंपनी में सिंगल स्टॉक में रखना है, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट फाइनेंशियल गोल्स को कवर करने के बाद वो रिस्क हमें कम करनी है, उस रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है, एंड दैट्स हाउ आई थिंक द फाइनेंशियल प्लानिंग अप्रोच शुड बी.